हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा सक्सेस, अच्छी हेल्थ और बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आए। 2025 आपके लिए इतने सिलेक्शन लेके आए कि आपकी उंगलियां कम पड़ जाएं गिनते गिनते, लेकिन आपके सिलेक्शंस की लिस्ट कम ना पड़े। तो मेरी गुड विशेस, वेल विशेस हमेशा आपके साथ हैं। भगवान करे आप बहुत 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 सक्सेस पाओ लाइफ में, बहुत ज्यादा खुश रहो और ये 2025 एकदम खुशियों से भर जाए आपका। ठीक है, हमारा आपका साथ और भी ज्यादा मजबूत होता रहे दिन पर दिन, और आपका हमारे ऊपर भरोसा इसी तरीके से बना रहे। आई होप न्यू ईयर पे आपने बहुत बढ़िया बढ़िया रेजोल्यूशन लिए रहेंगे। याद रखिएगा, न्यू ईयर रेजोल्यूशन 2 से 3 दिन चलता है, लेकिन जो डिटर्मिनेशन होता है, जो आग होती है, वो पूरे साल चलती है। तो बस मैं जिम जाऊंगा आज से ही, ये वाला रेजोल्यूशन नहीं लेना है। रेजोल्यूशन ऐसा लीजिएगा कि भले ही मैं हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट करूं, 5 दिन जिम जाऊं, नहीं होगा तो मैं वॉक करूंगा, लेकिन मैं अपनी फिजिकल हेल्थ को भी समय दूंगा। मुझे 8 घंटे पढ़ाई करनी है तो मैं 7 घंटे का कमिटमेंट लूंगा, लेकिन जितना लूंगा उतना करूंगा। ऐसे रेजोल्यूशंस लीजिएगा जो पूरे साल चले। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं द हिंदू। और आज 11 बजे दोबारा से आपको याद दिला रही हूं, मेरा एक बहुत बड़ा गिफ्ट है आप सभी के लिए, जो कि मैं 11 AM पे लेके आ रही हूं। और वो क्या है, कैसे है, वो तो आप सब लोगों को पता चलेगा ही। चलिए, तो सिलेक्शन मैगजीन मैं शेयर करती हूँ अपने टेलीग्राम पे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से आंसर्स लिखते हैं सिलेक्शन मैगजीन के कमेंट सेक्शन में। वोकैबुलरी आपके सामने आ चुकी है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यस, पहला वर्ड है डी प्रेशराइजेशन। अब देखो, प्रेशर देना किसी के ऊपर मतलब दबाव डालना, डी प्रेशर करना मतलब जो दबाव है उसको रिलीज करना, दबाव को घटा देना। सी, दिस इज प्रेशर डालना, दबाव रिलीज करना। बात समझ में आ रही? डी प्रेशराइज करना। डी कंप्रेस करना, कंप्रेस मतलब दबा देना, ढीला कर देना मतलब डीकंप्रेस करना, प्रेशर को रिलीज करना। बात समझ में आ गई? एक तरफ आप प्रेशर डाल रहे हो, दूसरी तरफ आप प्रेशर को रिलीज कर रहे हो। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाता है लूपी। लूपी का मतलब होता है क्रेजी और इसेंट्रिक इन बिहेवियर। पागलपंती का बिहेवियर कर रहे हो, चलते 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 सड़क पे ऐसे करके चिल्लाने लगा, तो लोग कहेंगे यार क्या क्रेजी जैसा बिहेवियर कर रहे हो, पागल हो क्या? तो दैट इज लूपी। आई यू लूपी? लूपी बिहेवियर है आपका। जैसे होता है ना पागल, पागल को हम इनसेन भी बोलते हैं। इनसेन, पागल हो क्या, इतने अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो? स्ट्रेंज, पेक्यूलियर, इसेंट्रिक, क्रेजी, साइको। तो ये सब होता है पागल के सिनोनिम्स। ठीक है, जो दिमाग से जिसका स्क्रू थोड़ा ढीला होता है, स्क्रू ढीला होता है मतलब लूपी होता है स्क्रू। ऑप्शन का इसका ऑपोजिट क्या होगा? बहुत समझदार व्यक्ति। तो आप बोल सकते हो सेन हो गया, नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा है, उसकी हर बात में लॉजिक है, तो लॉजिकल हो गया, रैडिकल हो गया, नॉर्मल हो गया, सेन हो गया। ठीक है, फिर से समझिएगा, लूपी, लूपी का मतलब होता है क्रेजी, पागल, जिसको बोलेंगे इसेंट्रिक, अजीब बिहेव करने वाला, हो गया आपका पेक्यूलियर, इनसेन। ऑपोजिट हो जाएगा सेन, नॉर्मल एंड लॉजिकल। ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, सोवर्निटी। अब समझो, सोवर्निटी वर्ड जब एग्जाम में आता है तो इसकी स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है। कैसे याद करोगे आप स्पेलिंग? SOVERE, SOVERE। ठीक है, देन IGNTY, IGNTY। VERE जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में VER लिख के आता है, SOVERE। तो सोवर्निटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर और अथॉरिटी। सोवर्निटी, सुप्रीम पावर, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, सुप्रीमेसी, सबसे ऊपर, एपेक्स पोजीशन पे होना, तो ये सब हो जाएगा सुप्रीमिटी, सबसे ऊपर, सबसे अथॉरिटेटिव। ऑपोजिट हो जाएगा सब्जुगेशन। किसी भी, जैसे मेन हेडिंग होती है उसके बाद लिखी जाती है सब हेडिंग, तो जब सब लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट मेन। सब्जुडाइज करना, सब्जुगेशन, सब हेडिंग, किसी चीज, एक हो गया इंडिपेंडेंस, ऑपोजिट हो गया डिपेंडेंस, यू डिपेंड ऑन समथिंग। फिर आ जाता है सबमिशन, वही है, फिर से सुन लो, सब्जुगेशन, सबमिशन, सब्जुगेशन, डिपेंडेंस। ऊपर क्या है? ऑटोनॉमी, अथॉरिटी, पावर, सुप्रीम। ऑपोजिट क्या हो गया? सब्जुगेशन, सबड्यूएशन, डिपेंडेंस। ठीक,
नेक्स्ट वर्ड है जैमिंग। जैमिंग का मतलब होता है रास्ता बुरी तरीके से जैम्ड है, मतलब बिल्कुल ठसा ठस है, पैक्ड है। जैमिंग का मतलब क्या होता है, रास्ते में मूवमेंट नहीं है, जैम है, तो उसी का मतलब होता है ब्लॉक्ड है, ब्लॉकेज है, जैम्ड है, कोई मूवमेंट नहीं है। ब्लॉक्ड मूवमेंट है, ब्लॉक्ड मूवमेंट है यानी कि रास्ते में बहुत ढेर सारी बाधाएं आ गई हैं। जो मूवमेंट है, मूवमेंट में आप ऐसा बोल सकते हो नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, या फिर मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस आ जाना, ठीक है, बाधाएं आ जाना। बाधा में आई से शुरू होने वाले 3 शब्द कौन कौन से हैं? अगर हम बाधा की बात करें, जाम की बात करें, रिस्ट्रिक्शन की बात करें, बाउंड्रीज की बात करें, तो क्या है आई से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स? एक हो जाएगा हमारा इम्पीड, एक हो जाएगा इम्पास, और एक हो जाएगा इनहिबिट। इम्पीड, इम्पास, इनहिबिट, ये वर्ड आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब यही होता है काम में इंटरफेरेंस, रास्ते में बाधा, हिंड्रेंस, हर्डल्स, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शंस, ब्लॉकिंग, रास्ता ब्लॉक्ड है, तो ये सारा चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा नो जैम। नो जैम मतलब रास्ता खुला हुआ है, क्लियरेंस है, फैसिलिटेशन, फैसिलिटीज, आप आराम से जा सकते हो, इजी फ्लो है आपका, आराम से मूव कर सकते हो। एक तरफ ब्लॉकेज है, दूसरी तरफ फ्री मूवमेंट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कोलैटरल। कोलैटरल वर्ड का मतलब होता है समथिंग प्लेस्ड एज सिक्योरिटी फॉर रीमेंट ऑफ अ लोन। कोलैटरल्स उसको हम बोलते हैं, जैसे कि गिरवी रखना किसी चीज को। मैंने बोला कि भाई मुझे 10 लाख रुपए उधार दे दो, मैं अपनी कार गिरवी रखती हूँ, तो मेरी जो कार है दिस विल एक्ट एज अ कोलैटरल, ठीक है, मतलब मेरी सिक्योरिटी, कि भाई मैंने अपनी कार को एज अ गारंटी आपको दे रखा है, तो इट इज एक्टिंग एज अ सिक्योरिटी, गारंटी। पैरेलल, पैरेलल मतलब क्या होता है? एक तरफ मैं अपनी कार दे रही हूँ, दूसरी तरफ मैं 10 लाख ले रही हूँ, दोनों साइड एक साथ चीजें चल रही हैं। जब कोई भी चीज एक साथ होती है तो वो पैरेलल बोली जाती है। गारंटी देना पैरेलल हो गया, सिक्योरिटी, कोलैटरल्स, ये सब होता है गिरवी रखना किसी चीज को, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है सर्वेलाइंस। सर्वेलाइंस वर्ड के एंड में देखो एएनसीई आ रहा है, कभी भी किसी भी शब्द के एंड में एएनसीई आएगा तो उसको हम नाउन बोलेंगे। और क्या आएगा शब्द के एंड में जिसको देखते ही हम बोलेंगे कि ये नाउन है? बताओ जी जल्दी से। इसको तो आप कर ही रहे हो, साथ ही साथ न्यू ईयर है तो अपने आप से वादा करो कि आज जितने भी लोग इस वीडियो को रिकॉर्डेड देखेंगे, बाद में जितने भी लोग देखेंगे, अपने आप से वादा करो कि अब से आप इसको डेली 8 बजे आके प्रीमियर पे देखोगे, सुबह 8 बजे जागोगे इस वीडियो के लिए। जब किसी चीज का बहुत वेट होता है तो हम जागते हैं ना, तो जागो ताकि आपकी पढ़ाई सुबह 8 बजे से शुरू हो जाए। सब लोग इसको देखो, सब लोग कमेंट करो, इस वीडियो को हमें बहुत 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 दूर तक स्टूडेंट्स के लिए पहुंचाना है, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद वीडियो है सभी के लिए, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अब वापस आ जाते हैं। एएनसीई, ईएनसीई नाउन के एंड में आता है, लेकिन अगर हमारा शब्द के एंड में एएनटी या फिर ईएनटी आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको एडजेक्टिव बोलेंगे। और अगर एएनसीई और ईएनसीई आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको नाउन बोलेंगे। फिर क्या हो गया? आईटीवाई, आईओएन, आईएसएम, एनईएस, एजीई, तो जब हमारे शब्द के एंड में ये सब आता है ना तो इसको हम नाउन बोलते हैं, ठीक। चलिए, तो सर्वेलाइंस क्या हो गया? ये बेसिकली एक नाउन हो गया। सर्वेलाइंस पे है मतलब क्लोज ऑब्जर्वेशन पे है, मतलब बहुत ध्यान से किसी चीज को देखना। कोई चीज सर्वेलांस पे लगी है मतलब बहुत ध्यान से आप उसको देख रहे हो, बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, मॉनिटर करना, ऑब्जर्व करना, ओवरसाइट, ऑब्जर्वेशन। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अगर मैंने देखा कि मैंने किसी चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से देख रखा है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, मतलब आपने निग्लेक्ट कर दिया है, आपने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया है। निग्लेक्ट करना, फॉर ग्रांटेड लेना, डिसरिगार्डेड, मतलब कि आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है प्रिपोंडेरेंटली, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिपोंडेंस। इसका मतलब होता है प्रिडोमिनेंटली यानी कि मेनली और प्राइमरीली। तो प्रिडोमिनेंस वर्ड हमने सुना है लेकिन प्रिपोंडेरेंटली नहीं सुना होगा, तो प्रिपोंडेंस से ही ये वर्ड बना है। प्रीडोमिनेंटली मैं इसको एडवांटेज देती हूं, प्रीडोमिनेंटली ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब मेनली ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंट मतलब सबसे ज्यादा ऊपर, प्रीडोमिनेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रिडोमिनेंटली का मतलब यही होता है मोस्टली, चीफली, सबसे ज्यादा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। इसका ऑपोजिट क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू का। तो मिनिमम से बना है तो मिनिमली हो गया, पार्शियली हो गया, इनसिग्निफिकेंटली हो गया, और ट्रिवियल। एक वैल्यू होती है, ये मेरे लिए ट्रिवियल इंपॉर्टेंस का है। ट्रिवियल मतलब थर्ड क्लास वैल्यू का है।
ट्रिवियल वैल्यू का है मतलब थर्ड क्लास वैल्यू का है, और कोई चीज आपके लिए थर्ड क्लास वैल्यू की होती है मतलब वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है, मतलब इनसिग्निफिकेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट है। मिनिमम इंपॉर्टेंस का है तो मिनिमम से बना है तो मिनिमली हो गया, तो ये सारे वर्ड्स हो गए, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। प्रीडोमिनेंटली याद रखना, तो ये अपने आप याद हो जाएगा, प्रीडोमिनेंटली, प्री पॉन्डरेंटली, डोमिनेंट पॉन्डरेंट, ऐसे याद रखो। नॉर्म्स का मतलब होता है फिक्स स्टैंडर्ड, फिक्स पैटर्न होना, जैसे मैंने बोला ये एक फिक्स नॉर्म है, ये आप सबको फॉलो करना है। सिनोनिम हो गया स्टैंडर्ड है, रूल है, फिक्स्ड आपके सेट पैटर्न है, सेट कन्वेंशंस है। फ्रेजल वर्ब है टर्न डाउन, आई एम टर्निंग डाउन दी प्रपोजल, मतलब जो प्रपोजल तुम मेरे लिए लेके आए हो मैं उसको मना कर रही हूँ। ब्रेक डाउन का मतलब होता है रुक जाना, द मशीन ब्रोक डाउन, मशीन स्टॉप्ड फंक्शनिंग। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसलिंग समथिंग दैट वाज प्लान्ड, आई एम कॉलिंग ऑफ द मीटिंग। अगर मैं बोलती हूँ आई एम पुटिंग ऑफ द मीटिंग तो इसका मतलब होता है आई एम पोस्टपोनिंग द मीटिंग। आई एम कॉलिंग ऑफ द मीटिंग मतलब आई एम कैंसलिंग द मीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स हो या फिर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग या फिर स्पिल द बीन्स, दोनों का मतलब होता है रिवीलिंग सीक्रेट्स। फिर आ जाता है जंप ऑन दी बैंड वेगन, जब आप इसको देखोगे तो आपको एक शब्द दिखाई देगा बैंड, और बैंड का मतलब होता है ट्रेंड, फैशन। तो जब कोई चीज ट्रेंड में होती है, जब कोई चीज फैशन में होती है तो उसको हम बोलते हैं, जब कोई चीज ट्रेंड में होती है, कोई चीज फैशन में होती है तो उसको उसको हम बोलते हैं जंपिंग ऑन दी बैंड वेगन, ठीक है। फिर है टर्निंग इन द टावल, इसका मतलब होता है गिविंग अप, गिविंग अप और एडमिटिंग डिफीट, टर्निंग इन दी टाल, टर्निंग इन दी टाल, ठीक है, इसका मतलब होता है टर्निंग मतलब डिफीट, एक्सेप्ट करना, हार जाना। नेक्स्ट कॉन्फिडेंस बूस्टर, आपके पास दो सेंटेंसेस हैं, एकदम स्पीड में आंसर करिएगा और बताइएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत स्पीड में आंसर करिए, सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से। इसेंट्रिक, अजीब, पेक्यूलियर, बिजायर, स्ट्रेंज, इनसेन, ये सब आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, सोवर्निटी मतलब कि अथॉरिटी, मेरे पास पूरी अथॉरिटी है, मैं जो चाहे करूं, मैं सुप्रीम हूं, मेरा जो मन है वो करूंगी, मैं किसी से पूछूंगी नहीं, मतलब मैं इंडिपेंडेंट हूं, सोवर्निटी इज इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस बीच में घुसना, तो चाहे इंटरफेरेंस हो चाहे इंट्रूजन हो, वन एंड द सेम थिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड मॉनिटरिंग, मॉनिटर मतलब ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, सुपरविजन, इंस्पेक्टिंग, पर आपसे ऑपोजिट पूछ रहा है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द ऑपोजिट, दैट मींस ओवरलुकिंग। प्रिडोमिनेंटली, प्रिपोर्डेंटली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इंपॉर्टेंट मतलब सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का ऑपोजिट हो गया इनसिग्निफिकेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम फॉर द वर्ड नॉर्म्स, सेट नॉर्म्स हैं, सेट प्रिंसिपल्स हैं, सेट नॉर्म्स हैं, सेट प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स ऑपोजिट हो गया डेविएशंस, क्या बात है। चलो आरसी है, डेंजरस स्काइज ऑन द क्रैश ऑफ एन अजरबैजानी एयरलाइनर, अजरबैजान का एक एयरलाइन था जो क्रैश हो गया, रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट सेक्टर है उसके ऊपर से वो क्रॉस कर रहा था, वहीं पे दब गया, क्रैश हो गया वाला प्लेन। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट बॉर्डर है उसके ऊपर से क्रॉस कर रहा था, इस वजह से शायद वो वहां पे कुछ आया, उसने उसको हिट किया और वो दब गया। कुछ लोगों को लग रहा है बर्ड के हिट करने से वो दब गया, प्लेन क्रैश हो गया। क्या मामला है ये और ड्रिल करा जाएगा तब पता चलेगा, लेकिन एक बार इसको देखिए, एक बार इसको फटाफट देखेंगे सभी लोग जल्दी से। मैं जब पढ़ा करूँ ना तो ये मत सोचो कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ नहीं पाओगे। मैं जो सिलेक्शन मैगजीन अपने टेलीग्राम पे दे रही हूँ ना उसमें पूरा पैसेज है, आप आराम से जूम करके पढ़ सकते हो, बहुत आराम से, ठीक है। क्रैश ऑफ एन अजरबैजानी एयरलाइनर नियर द कजाकिस्तान सिटी, मतलब जो अजरबैजान का ये एयरलाइंस है ये क्रैश हो गई है, फट गई है कजाकिस्तान सिटी के पास जो कि अक्ताऊ में है, और इसमें 38 लोग थे जो कि मारे गए हैं। अब जब ये दग गया, क्रैश हो गया, 38 लोग मारे गए, तो सबकी नजरें एक बात पे आई, लोग सोच रहे हैं कि क्या ये फिर से वही डेंजर तो नहीं उठा है कि जो भी बंदा उड़ेगा मतलब अपनी एयरलाइन उड़ाएगा रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जोन के ऊपर से वो क्रैश हो जाएगा, तो ये डेंजर फिर से उठ गया है कि ऐसा तो नहीं है वहां पे कुछ आया, प्लेन पे लगा, प्लेन दग गया, ये एक डेंजर फिर से उठ गया है।
दी एम्ब्रायर 190 ये नाम है प्लेन का, वॉज एन रूट फ्रॉम बाकू, बाकू अजरबैजान से वो आई थी रशिया के ग्रोंजी पे, जहां पे वो डाइवर्टेड एंड अटेम्प्टेड एन इमरजेंसी लैंडिंग, वो जा रहा था, अपने रास्ता डाइवर्ट किया, चेंज किया और इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश करी कुछ किलोमीटर्स अक्ताऊ से थोड़ा सा दूर, ये सब जगहों का नाम है। While initial fears centered around a bird hit, लोगों को शुरू में ऐसा लगा कि बर्ड ने हिट किया है, उसकी वजह से कुछ सिस्टम बिगड़ गया है। गवर्नमेंट एंड मीडिया रिपोर्ट्स हैव इंक्रीजिंगली पॉइंटेड, लेकिन जो गवर्नमेंट की और मीडिया की रिपोर्ट आई है उसमें सारा का सारा पॉइंट जा रहा है मिसगाइडेड रशियन एंटी ड्रोन अटैक के ऊपर, कि रशियन का कोई ड्रोन था जो कि अपने रास्ते से पथ भटक गया था, वो गलती से मिसअंडरस्टूड, कि भाई उसको ऐसा लगा कि रशिया के ऊपर कोई हमला करने वाला है उस ड्रोन को, और उस ड्रोन ने गलती से हिट कर दिया, वो करना नहीं चाह रहा था, पर चूंकि वो क्रॉस कर रहा था प्लेन रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट जोन के ऊपर से, तो रशिया का ही कुछ एयर ड्रोन है जिसने उसको हिट कर दिया। गवर्नमेंट और मीडिया की रिपोर्ट से ये लग रहा है, पहले लोगों को लग रहा था कि बर्ड ने हिट किया है। होल्स इन द प्लेन, प्लेन में होल हो गया, छेद हो गया। वीडियोस भी देखने को मिल रहे हैं यूट्यूब और काफी मीडिया के ऊपर, ऑक्सीजन मास्क रिलीज किस तरीके से हो रहे हैं, डी प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन मास्क अपने आप रिलीज होने लगे, ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं ऑनलाइन, ये लिखा जा रहा है। एयरक्राफ्ट वॉज स्टिल एयरबोर्न आफ्टर द अटैक, इवेंचुअली क्रॉसिंग द कैस्पियन सी ऑन द ईस्ट, जो एयरक्राफ्ट था बताया जा रहा है कहां से क्रॉस कर रहा था, कहां की तरफ जा रहा था, ये 300 मिलीमीटर दूर था as the crow flies. Reports talk about the plane's control system being damaged. Reports में ये भी पता चल रहा है कि जो प्लेन का कंट्रोल सिस्टम है वो डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से पॉसिबली एक्सप्लेन इट्स लूपी फ्लाइट पाथ्स, और लूपी फ्लाइट पाथ्स मतलब कि जो रास्ता है ना फ्लाइट का, वो बताता है जो किधर जाना है किधर नहीं जाना है, वो डैमेज हो गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या किया, जैसे प्लेन उड़ रहा है, कंट्रोल सिस्टम पे हिट किया, रास्ता डैमेज हो गया, किधर जाना है क्या करना है पता ही नहीं चल रहा था, तो जो पायलट्स थे उन्होंने आसपास का जो एयरक्राफ्ट सेंटर्स है, लैंडिंग सेंटर्स, वहां पे पूछा होगा कि भाई मुझे परमिशन दे दो, मेरा जो प्लेन है वो दग जाएगा, क्रैश हो जाएगा, पर उन्होंने लैंडिंग की परमिशन नहीं दी, ये नॉर्म्स के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं होता। आप अपने यहाँ पे किसी को लैंड करने की परमिशन मत दो, ये चीज सही है, पर इमरजेंसी सिचुएशन में आप मना नहीं कर सकते हो। वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि परमिशन इन लोगों ने मानने की कोशिश करी, जो कि डिनाई हो गया एयरक्राफ्ट टू लैंड इन द नियर बाय एयरपोर्ट्स थ्रू नॉर्म्स, although norms would allow a damaged civilian plane to land anywhere close. नॉर्म्स ये कहते हैं कि जो डैमेज्ड एयरक्राफ्ट है वो कहीं पे भी लैंड कर सकता है, आसपास का कोई भी एयरपोर्ट हो, लेकिन फिर भी वहां के एयरपोर्ट ने उनको लैंड करने से मना कर दिया। कॉकपिट में कुछ वॉइस रिकॉर्ड हुई है, डिजिटल डेटा आया है कुछ, जो एनालाइज किया जा रहा है, जो कि रिकवर किया है, जिससे पता चलेगा और भी इंफॉर्मेशन अभी पता नहीं चली है, डिटेल में वो ड्रिल आउट हो रहा है, उससे पता चलेगी और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन। तो ये पूरा पैसेज है, समरी ना दिमाग में आपके घूमने चाहिए, कैसे घूम रही है कि भाई एक प्लेन आ रहा था, प्लेन क्रॉस किया रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जोन के ऊपर से, यहां से ये जो प्लेन है ये क्रैश हो गया, लोगों को लगा कि बर्ड ने हिट किया है, लोगों को लगा बर्ड ने हिट किया है, पर गवर्नमेंट और मीडिया की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि बर्ड ने नहीं, रशिया के एक एयर ड्रोन था जो कि मिसगाइड हो गया था, अपना रास्ता भटक गया था, उसने इसको गाइड किया, जिसकी वजह से इसका कंट्रोल सिस्टम फट गया। ठीक है, तो समझ में नहीं आ रहा था इसको किधर जाए, तो इसने परमिशन मांगी आसपास के एयरपोर्ट से, क्या हम एंटर कर सकते हैं, पर एयरपोर्ट ने जो परमिशन है वो डिनाई कर दी। इस तरीके से समरी जब दिमाग में चलने लगे ना, फिर बताया जा रहा है कि नॉर्म्स ये हैं कि अगर कोई एयरक्राफ्ट डैमेज हो गया है तो वो कहीं भी लैंडिंग कर सकता है, आप मना नहीं कर सकते हो, ये नॉर्म्स हैं। फिर बताया जा रहा है और भी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं जो धीरे धीरे करके रिवील होंगी। इस कदर समरी क्लियर है ना, तो ऐसा क्वेश्चन, क्या कैसा भी क्वेश्चन हो आप करोगे वो भी 100% कॉन्फिडेंटली सही करोगे। जैसे ये है, व्हाट वाज द प्राइमरी कंसर्न अबाउट आजरबाईजान एयरलाइन क्रैश, टेक्निकल फेलियर, बर्ड हिट, मिसगाइडेड रशियन एंटी ड्रैग, ये हुआ है। अच्छा यहां पे क्या आएगा सोचो, व्हाट वाज द प्राइमरी कंसर्न, सबसे पहले तो कंसर्न ये था कि कहीं बर्ड ने तो हिट नहीं कर दिया, बाद में जब रिपोर्ट्स आई गवर्नमेंट की और मीडिया की तो फिर बाद में ये चीज पता चली। ठीक है, तो ये भी सही है ये भी सही है, पर प्राइमरी चूंकि यहाँ पे लिखा है तो आंसर आप बी मार्क करोगे, प्राइमरी यही लग रहा था लोगों को, बी मार्क करोगे, सी नहीं बी।
What evidence suggests that Azerbaijani airliner might have experienced depressurizing? रिकवरी ऑफ द कॉकपिट नहीं, ये तो बाद में मिली है। होल्स की वजह से ऐसा लगा कि डीप्रेशराइज हो रहा है सिस्टम। ओके, दैट्स इट। अब आप तुरंत क्या करोगे, ये आपके सामने वर्ड्स हैं, मैं जैसे ही वीडियो खत्म करूंगी आपको इसमें से कोई भी 3 कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं, और मुझे ये बस देखना है कि जितने व्यूज हैं क्या उतने कमेंट्स हो रहे हैं कि नहीं। सिंपल सा फंडा अपना मेंटेन करो कि भाई जितने व्यूज हैं उतने कमेंट्स आपको करने हैं, तभी तो मुझे लगेगा कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं एक एक बंदा मेरे से कनेक्टेड है, मेरी बात समझता है, ठीक है। तो जितने व्यूज उतने कमेंट्स आने चाहिए, सिंपल सा फंडा ऐसे रखिए, ठीक है। और आज 1 जनवरी है, 11 बजे आने वाला है। आज 1 जनवरी है तो मैं बड़ा बड़ा सा लिख दे रही हूँ, 1 जनवरी सुबह 11 बजे आपका आने वाला है ये वाला सेशन, यानी कि बस 8, 9, 10, 11 3 घंटे के बाद हम लोग दोबारा से मिल रहे हैं इस अमेजिंग सेशन में। तो आना मत भूलिएगा, सब लोग अभी से अलार्म लगा लो, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं जो आपको पता लगने वाली हैं, एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री, यूट्यूब पे है, तो सभी लोग आइएगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।